नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी ईरान के इजराइल पर जबरदस्त हमले की, संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई तीखी बहस की। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के प्रश्न हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। देखेंगे सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ हुआ खास, ममता ने बीजेपी को दी क्या चुनौती, जानेंगे चुनाव आयोग और बीजेपी को क्यों छुपाने पड़े अपने कारनामे, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे कैसे असम में बीजेपी को दिखने लगी हार। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल एसआईआर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, कहा 6 अप्रैल तक मतदाताओं से जुड़े मुद्दे को सुलझाए चुनाव आयोग। जहां मतदान पहले है वहां पहले किया जाए फोकस। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तीखा तंज, कहा भाजपा को सोते जागते दिखाई देता है सिर्फ पीडीए, सत्ता से बाहर होने के डर से थर-थर कांप रहे हैं भाजपाई। तेजस्वी यादव का केंद्र और नीतीश सरकार पर हमला, कहा चौपट और प्राइवेट हो गई है भारत की विदेश नीति, बिहार में अराजकता का लगाया आरोप। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद और शिष्य मुकुंदानंद को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, शारीरिक शोषण मामले में अग्रिम जमानत याचिका मंजूर, इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 1205 अंकों की बढ़त के साथ 75,273 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 394 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 23,306 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अमेरिका और ईरान के बीच जंग जारी रहेगी या समझौता होगा, ये कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि सीज फायर को लेकर बातचीत हो रही है, वहीं ईरान ट्रंप के बयान का मजाक उड़ा रहा है, कह रहा है कि ट्रंप खुद से ही बातचीत कर रहे हैं, हम अमेरिका से कोई बात नहीं कर रहे हैं। इस बीच ईरान ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका ने ईरान को समझौते का प्रस्ताव भेजा है। ट्रंप का ये प्रस्ताव पाकिस्तान ने ईरान तक पहुंचाया है। इस प्रस्ताव पर 15 शर्तें हैं, जिसमें मुख्य रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइलों पर रोक के अलावा हॉर्मुज को खोलना होगा। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि जंग में अमेरिका को जीत मिली है, ईरान झुक गया है, वो बातचीत करना चाहता है, हमें बहुत अच्छा गिफ्ट भी भेजा है। लेकिन ट्रंप के इन दावों को ईरान ने पूरी तरह से हवा में उड़ा दिया है। ये जरूर कहा है कि हमें अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव मिला है, उसके अलावा ट्रंप सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। ईरान ने बातचीत शुरू नहीं की और न ही उसकी बातचीत करने की इच्छा है। आईआरजीसी के लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी ने ट्रंप पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि क्या आपके अंदरूनी झगड़े इस हद तक पहुंच गए हैं कि आप खुद से ही बातचीत कर रहे हैं? हमारा पहला और आखिरी शब्द पहले दिन से ही एक जैसा रहा है और ये वैसा ही रहेगा। हमारे जैसा कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के साथ कभी समझौता नहीं करेगा, ना अभी ना कभी। पाकिस्तान जो अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा है, ईरान ने उसके जहाज को हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने ही नहीं दिया, बल्कि पीछे भी खदेड़ दिया। और पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोहदम ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमने ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ये युद्ध इसलिए शुरू हुआ क्योंकि अमेरिका ने बातचीत के बीच धोखा देकर हमला किया। इस बीच ईरान ने यह भी बता दिया है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो ईरान की शर्तों पर होगा, जिसमें खाड़ी देशों में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद किया जाए, ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका माफी मांगे और जो नुकसान ईरान को हुआ है उसका हर्जाना भी दे। ईरान पर लगे सभी अंतर्राष्ट्रीय और अमेरिकी प्रतिबंध पूरी तरह से हटाए जाएं और ईरान पर भविष्य में हमला नहीं करने की अमेरिका गारंटी दे। मतलब साफ है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही तरफ से बातचीत को लेकर बेहद सख्त शर्तें रखी गई हैं। इस बीच जंग रुकी नहीं है। इजराइल ने बुशहर में ईरान के परमाणु संयंत्र पर हमला किया है। जवाब में ईरान ने इजराइल पर 24 घंटे में 220 मिसाइलें दाग दी, जिससे तेल अवीव, हाइफा, बनी ब्राक और सेंट्रल इजराइल के कई इलाके में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। इस हमले में 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने इस हमले में अपनी नई पीढ़ी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिसमें शामिल हैं फतह-2, सेज्जिल, इमाद और खुर्रम शहर 4। इजराइल इनमें से 40% से ज्यादा मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा है। ईरान ने सऊदी अरब और कतर पर भी ड्रोन हमला किया है। तो साफ है कि बातचीत शुरू होने से पहले जंग और तेज हो गई है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है, तो संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखाई दिए। सत्र में सरकार ने एफसीआरए और दिवाला संहिता जैसे अहम विधेयकों को सदन से पारित कराया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने महंगाई और एलपीजी की कीमतों को लेकर सरकार को घेरा। अगले कुछ दिन विधायी और राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी गहमागहमी भरे रहने वाले हैं। तो क्या कुछ अहम रहा संसद में, जानेंगे इस रिपोर्ट में।
संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में एक तरफ जहां सरकार ने कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराया, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने बढ़ती महंगाई और एलपीजी संकट को लेकर पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं लोकसभा में सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साफ किया कि विदेशी धन के दुरुपयोग और जबरन धर्मांतरण जैसी गतिविधियों पर यह कानून नकेल कसेगा। हालांकि कांग्रेस के मनीष तिवारी और टीएमसी की प्रतिमा मंडल ने इसे कार्यपालिका को असीमित शक्तियां देने वाला तानाशाही कदम बताया। बहस के बाद इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक 2025 को विचार और पारित करने के लिए पेश किया। इसके अतिरिक्त वित्त विधेयक 2026 को भी सदन की मंजूरी मिल गई, जो वित्तीय वर्ष 2026-27 के सरकारी प्रस्तावों को प्रभावी बनाएगा। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के प्रश्न हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। राजनीतिक गलियारों में जेडीयू सांसद गिरधारी यादव का मामला भी चर्चा में रहा। जेडीयू नेता दिलेश्वर कामत ने पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए गिरधारी यादव को अयोग्य ठहराने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया है। हालांकि यादव ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि वो अध्यक्ष के सामने अपना पक्ष रखेंगे। यानी कुल मिलाकर सदन के अंदर और बाहर काफी गहमा-गहमी का माहौल रहा। संसद का ये सत्र 2 अप्रैल को पूरा हो रहा है। उससे पहले इस आखिरी हफ्ते में सदन में काफी कुछ होने की संभावना दिखाई दे रही है। संसद में सरकार फंसी हुई है, मुश्किलें सड़क पर भी दिख रही हैं। लोग एलपीजी की कमी से परेशान दिखाई दे रहे हैं। गैस सिलेंडर को लेकर देश में परेशानी बढ़ती जा रही है। इसे लेकर सरकार दबाव में दिख रही है, जिसके चलते राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक में खास, जानेंगे इस रिपोर्ट में। ईरान और अमेरिका की जंग का असर दिल्ली तक पहुंच चुका है। भारत में गैस की किल्लत दिखाई दे रही है। कई पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं। पीएम मोदी ने जब संसद के दोनों सदनों में कहा कि संकट बहुत बड़ा है, हालात कोविड जैसे हो सकते हैं, यानी स्थिति बेहद खतरनाक होती दिख रही है। संसद में इस मुद्दे पर चर्चा से बचने के लिए सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी पड़ी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें सरकार की तरफ से इस संकट में उठाए जा रहे कदम की जानकारी दी गई। सरकार की तरफ से बताया गया कि ये संकट हमारे चलते नहीं आया है, बल्कि पश्चिम एशिया में जो तनाव है उसके चलते संकट पैदा हुआ है। हमारी पूरी कोशिश है कि इस संकट का कम से कम असर देश के लोगों पर पड़े। अगर जंग जारी रहती है तो निश्चित इसका असर दिखाई देगा। संकट के चलते कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, लेकिन देश में डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। बैठक में विपक्ष की तरफ से पीएम मोदी के लॉकडाउन वाले बयान पर सख्त आपत्ति जताई गई, क्योंकि इससे देश के लोगों को चिंता दिखाई दे रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर लोगों को घर में कैद होकर रहना होगा। चिंता एलपीजी को लेकर भी है, जिसकी किल्लत से 15 दिन से लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। राजनाथ सिंह ने विपक्ष के सवालों पर कहा कि सरकार दूसरे देशों से कच्चे तेल और एलपीजी खरीद की कोशिश में जुटी हुई है। बैठक का टीएमसी ने बहिष्कार किया, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल थे। जेडीयू की तरफ से ललन सिंह बैठक में मौजूद रहे, जबकि सीपीएम के नेता जॉन ब्रिटास और कांग्रेस के तारिक अनवर शामिल रहे। सरकार ने तैयारी कम, मजबूरियां ज्यादा बताई। टीएमसी ने तो इस बैठक का बहिष्कार ही कर दिया। वैसे टीएमसी दिल्ली ही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की चिंता बढ़ा रही है, जहां इस वक्त विधानसभा चुनाव चल रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बेहद तीखा हमला बोला है। तो क्या कुछ कहा सीएम ममता ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक पारा चढ़ गया है। सीएम ममता बनर्जी चुनाव प्रचार में उतर गई हैं। इसी सिलसिले में उत्तर बंगाल के मैनागुड़ी से उन्होंने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और बीजेपी पर तीखे हमले किए। सबसे पहले ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, असली वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, किस आधार पर नागरिकता और पहचान तय की जा रही है। उन्होंने इसे चुनाव की पारदर्शिता पर बड़ा खतरा बताया और बीजेपी और चुनाव आयोग से इस पर जवाब मांगा। मैनागुड़ी की जनसभा में ममता ने केंद्रीय बलों को सीधे तौर पर संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैं सुरक्षा बलों का सम्मान करती हूँ, लेकिन उन्हें बीजेपी के एजेंट के रूप में काम नहीं करना चाहिए। अगर सुरक्षा बल निष्पक्ष नहीं रहे तो राज्य की माताएं और बहनें स्थिति संभाल लेंगी। उन्होंने याद दिलाया कि दिल्ली की सत्ता स्थायी नहीं है और बदलाव तय है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और महंगाई पर ममता ने लाचारी जताते हुए केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने आगे कहा, केंद्र ने मुझसे सभी अधिकार छीन लिए हैं, अब मेरे पास सिर्फ जनता का साथ बचा है। बीजेपी एक ईर्ष्यालु पार्टी है जो महिलाओं की पहचान मिटाने की कोशिश कर रही है। चुनाव आयोग की तरफ से आधी रात को जारी की गई अतिरिक्त मतदाता सूची और अधिकारियों के तबादलों पर भी ममता जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि आधी रात को आजादी मिली थी, लेकिन आज उसी आजादी और संविधान का अपमान किया जा रहा है।
उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि जब तक वो जिंदा हैं, तब तक वो बंगाल में एनआरसी और डिटेंशन कैंप किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगी। ममता ने अपने आक्रामक रुख से ये साफ कर दिया है कि चुनाव में असली लड़ाई जनता बनाम बीजेपी की होने वाली है। सीएम ममता के हमलों ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है, तो वहीं चुनाव आयोग के एक पत्र पर बीजेपी केरल की मोहर पाए जाने के बाद सियासी पारा हाई है। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर बीजेपी के कठपुतली की तरह काम करने के आरोप लगाता आ रहा है, जिससे आयोग और बीजेपी दोनों घबराए हुए हैं और अब वो अपनी गलती पर पर्दा डालने का काम कर रही हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। केरल में चुनाव आयोग के आधिकारिक सर्कुलर पर भाजपा की मुहर दिखने को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्षी दलों ने इसे लेकर चुनाव आयोग को घेर लिया है, जबकि आयोग ने इसे सिर्फ क्लेरिकल एरर यानी लेखन की गलती बताया है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर ये गलती थी तो फिर बीजेपी और आयोग को मिलकर इस पर पर्दा क्यों डालना पड़ रहा है। दरअसल पिछले 2 दिनों में पुलिस की कार्रवाई ने इस मुद्दे में तनाव की एक नई परत जोड़ दी है। केरल पुलिस ने एक व्यापक कदम उठाते हुए 270 एक्स हैंडल, 200 फेसबुक पेज, 90 इंस्टाग्राम अकाउंट को नोटिस जारी किया, जिन्होंने विवादास्पद सर्कुलर की तस्वीर साझा की थी। इस घटनाक्रम ने राज्य का सियासी पारा हाई कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि मूल मुद्दे को संबोधित करने के बजाय ऑनलाइन चर्चा को दबाने के लिए कानून प्रवर्तन का उपयोग किया जा रहा है। बता दें, ये मामला 2019 के एक आधिकारिक पत्र से जुड़ा है, जो राजनीतिक दलों को भेजा गया था, लेकिन इस पर चुनाव आयोग के बजाय भाजपा की मुहर लगी थी। ये तस्वीर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो स्पष्टीकरण की मांग उठने लगी। विपक्ष ने आयोग को चौतरफा घेर लिया, जिससे बचने के लिए अब बीजेपी और आयोग कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका नतीजा ये हुआ है कि पिछले 48 घंटों में ध्यान सर्कुलर से हटकर पुलिस की प्रतिक्रिया पर केंद्रित हो गया है। लेकिन विपक्ष के हमले कम नहीं हो रहे, क्योंकि राज्य में चुनाव होने हैं, जिसमें अब कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। सीएम ममता ने बीजेपी को खुली चुनौती दे दी है, जिससे बीजेपी परेशान है। तो इस वक्त परेशानी में कांग्रेस भी दिखाई दे रही है। दरअसल सरकार की तरफ से कांग्रेस को अपने 24 अकबर रोड वाले राष्ट्रीय मुख्यालय को खाली करने का नोटिस दिया गया है। साथ ही यूथ कांग्रेस के दफ्तर के लिए भी यही नोटिस दिया गया है, जिसे लेकर पार्टी का गुस्सा फूट पड़ा है और अब वो इसे लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बीजेपी विपक्ष को परेशान करने के लिए किस हद तक जा सकती है, इसकी एक और बानगी देखने को मिली है। सरकार की तरफ से कांग्रेस को उसके 24 अकबर रोड स्थित राष्ट्रीय मुख्यालय और यूथ कांग्रेस के दफ्तर को खाली करने का नोटिस दिया गया है। इस कदम से कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा और पार्टी अब कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रही है। स्टेट डिपार्टमेंट ने इन इमारतों को खाली करने के लिए 28 मार्च तक का समय दिया है, लेकिन कांग्रेस ने इस नोटिस को लोकतंत्र पर हमला और राजनीति से प्रेरित बताया है। पार्टी सांसद और सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पार्टी इस नोटिस के खिलाफ चुप नहीं बैठेगी और उपलब्ध सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेगी। 24 अकबर रोड का कार्यालय कांग्रेस की विरासत का एक अहम हिस्सा है और इसके खिलाफ की गई कार्रवाई के विरुद्ध हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी भाजपा सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं कर रही। उन्होंने संकेत दिया कि कांग्रेस इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ने के लिए तैयार है। वहीं पार्टी सांसद इमरान मसूद ने इस मुद्दे पर कहा, देखिए, सरकार दबाव में लेना चाहती है। वो सोचती है कि कांग्रेस की आवाज को बंद कर देंगे। कांग्रेस की आवाज देश की आवाज है, ये बंद नहीं होगी। आप हमें डराने की कोशिश मत करें। क्या आपने 11 अशोक रोड खाली करा लिया? भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। क्या पंत मार्ग के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली प्रदेश कार्यालय है, उसे खाली करा लिया? आप सारी तमाम जगहों के ऊपर अपने लोगों को गेस्ट अकोमोडेशन के नाम के ऊपर आपने इतनी फ्लैट्स और कोठियां दे रखी हैं, क्या उनको खाली करा लिया? जैसा आप जानते हैं कि कांग्रेस ने अपना मुख्य कामकाज पहले ही आईटीओ स्थित नए मुख्यालय इंदिरा भवन में शिफ्ट कर लिया है। हालांकि 24 अकबर रोड का दफ्तर कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। पार्टी का मानना है कि ये परिसर उनकी विरासत का हिस्सा है। जानकारों और पार्टी नेताओं का मानना है कि इस नोटिस के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव और तेज हो सकता है। फिलहाल कांग्रेस इस मामले को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी में है। अब इस मामले में क्या होता है, ये देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात असम में बीजेपी को दिखने लगी हार की। विपक्ष को परेशान करने के लिए सरकार कई हथकंडे अपना रही है, जिसका एक उदाहरण असम में देखने को मिला है। सीएम हेमंता के खिलाफ ताल ठोक रही कांग्रेस उम्मीदवार विदिशा नेओग समेत कांग्रेस के 3 दिग्गजों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। इसको लेकर विपक्ष ने बड़ा आरोप लगाया है। वहीं गौरव गोगोई ने भी बीजेपी को जमकर घेरा है। उन्होंने बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में।
असम विधानसभा चुनाव की स्क्रूटिनी के बाद राज्य का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की सीट जलुकबारी से कांग्रेस उम्मीदवार विदिशा नियोग समेत कांग्रेस के 3 दिग्गजों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद विपक्ष ने सत्ताधारी दल पर तीखा हमला बोला। दरअसल मंगलवार 24 मार्च को हुई जांच में जिन 3 बड़े चेहरों की दावेदारी खत्म हुई है वो हैं जलुकबारी से विदिशा नियोग, जो सीधे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ ताल ठोक रही थी, ढकुआ खाना से आनंद नराहा और हाफलोंग से निर्मल लंगथासा। इस कार्रवाई के बाद विपक्षी खेमे में भारी नाराजगी है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि बीजेपी हार के डर से चुनाव आयोग के जरिए खेल कर रही है। आलोचकों का कहना है कि जलुकबारी में मुख्यमंत्री के सामने जानबूझकर विपक्ष को टिकने नहीं दिया गया। इन सब के बीच गौरव गोगोई ने मोर्चा संभालते हुए कहा है कि जनता 10 साल की बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी में सीएम का पद म्यूजिकल चेयर जैसा बन गया है और वो दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलता है। तो ये आप ऐसा क्यों बनाना चाहते हैं कि भाजपा में स्पष्ट है, कांग्रेस में स्पष्ट नहीं। भाजपा में ये लोग म्यूजिकल चेयर्स खेलते हैं। सीएम के कुर्सी को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो तवज्जो मिलना चाहिए, वो नहीं देते हैं। ये सारे जो इनके प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के द्वारा चलाना चाहते हैं। फिलहाल कांग्रेस इन फैसलों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है और चुनावी मौसम को देखते हुए फिलहाल ये मामला थमता हुआ नहीं दिख रहा है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।